Hello students, this is Shivangi and welcome back to my YouTube channel Let's Decode Science। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये फिजिक्स का चैप्टर है और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हम ये स्टूडेंट्स के अंदर पर्सनली ऑब्जर्व किए हैं कि फिजिक्स का नाम सुनते ही उनके मन में एक अलग टाइप का फियर आ जाता है कि फिजिक्स बहुत टफ है। फिजिक्स का चैप्टर का नाम सुनते ही यार फिजिक्स इतना टफ है, ये चैप्टर बहुत टफ है, ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना। पूरी कोशिश करते हैं कि उस चैप्टर को वो स्किप कर दे या अवॉइड कर दे, बट ट्रस्ट मी, इससे इजी चैप्टर आपके 9th के लिए नहीं है फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक ही है फोर्स। नो डाउट आप लोग में से बहुत सारे लोगों को पता होगा फोर्स क्या होता है। चलिए फिर से पढ़ते हैं। अ पुल, ये डेफिनेशन हम लोग ना जाने कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं। अ पुल और पुश on a body is called force। ठीक, फोर्स, अ पुल और पुश ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स। ये बहुत ही कॉमन या फिर यूं कह लीजिए ये डेफिनेशन हम लोग इतने सालों से पढ़ते आए हैं कि ये एकदम रट चुका है क्या, कि किसी बॉडी को अगर हम पुल या पुश कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक, अब देखिए हम अपने डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में फोर्स का हर जगह यूज करते हैं। ठीक, फोर्स हर जगह हम लोग यूज करते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, ये सब जगह क्या हो रहा है, हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक, सब पुल और पुश को ही हम लोग फोर्स नहीं कहते। स्ट्रेचिंग हो गया, ठीक, क्या हो रहा है, ट्विस्टिंग हो गया, लिफ्टिंग हो गया। ठीक, ये सारे भी क्या है, फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं ना। तो उस ड्रॉर को ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको पुल करना होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पुल। पुल इज अ टाइप ऑफ क्या है, हमारा फोर्स है। ठीक, एक बॉल है, बॉल को हमें किक करना है, तो किक करने के लिए उस बॉल को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। वो भी वहां पे भी क्या यूज हो रहा है, एक हमारा फोर्स यूज हो रहा है। अगर एक इलास्टिक है या रबर बैंड है, उस रबर बैंड को लेके हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। तो उसमें जो हम रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं वहां पे भी क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अपने एवरीडे लाइफ में जानते हुए अनजाने में हम लोग हर जगह क्या कर रहे हैं, फोर्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आता है, चलिए देखते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने की वजह से क्या क्या इफेक्ट आता है। पहला, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक, पहला क्या है, पहला इफेक्ट क्या है फोर्स की वजह से, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, फोर्स अप्लाई करने की वजह से हम उस मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब फोर्स, एक्सटर्नली फोर्स हम अप्लाई करके एक मूविंग ऑब्जेक्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे कि अगर आप क्या कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं। ठीक, तो कार ड्राइव कर रहे हैं, वहां पे भी क्या है, फोर्स यूज हो रहा है। अब जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई किए, ठीक, ब्रेक लगने की वजह से क्या हुआ, हमारा गाड़ी रुक गया, हमारा कार क्या हुआ, रुक गया। तो यहाँ पे फोर्स की वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हो रहा है, अगर कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक, अगर हमें बॉल कैच करना है तो बॉल हमारा क्या है, मूविंग।
लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, क्या होगा, बॉल हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक। दूसरा क्या है इफेक्ट है फोर्स का, फोर्स कैन lift the body at the rest। फोर्स की वजह से हम चलती हुई चीजों को भी रोक सकते हैं और रुकी हुई चीज को भी क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एक फुटबॉल रखें और उसको क्या कर दिए, किक किए, ठीक, फुटबॉल को क्या किए, हम किक कर रहे हैं। अब किक कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, हम वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। पहले वो क्या था, फुटबॉल हमारा रुका हुआ था। फुटबॉल कौन से स्टेट में था, रेस्ट में था। ठीक, रेस्ट से क्या हो रहा है, ठीक, फुटबॉल हमारा क्या है, रेस्ट पे। लेकिन जैसे ही हम उस फुटबॉल को किक कर रहे हैं, वहां पे हम क्या लगा रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से वो रुका हुआ ऑब्जेक्ट क्या करने लगा, मूव करने लगा। ठीक, ये बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट है। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये सारी चीजें तो हम लोग को पता ही है। ठीक, और लोग डरते हैं कि फिजिक्स इतना टफ है। ये बात सबको पता है कि फोर्स लगा के हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। फोर्स लगा के अगर किसी भी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। थर्ड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। फोर्स लगा के हम किसी भी बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, अगर आप फुटबॉल को देखें, फुटबॉल में क्या हो रहा है, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, फुटबॉल को किक कर रहे हैं। ठीक, कोई आ रहा है इधर के साइड किक कर रहा है, तो वो बॉल इधर के साइड मूव कर रहा है। बट जैसे दूसरा प्लेयर आया और वो बॉल को इस साइड किक कर दिया, ठीक, तो बॉल हमारा जा तो इस साइड रहा था, लेकिन दूसरा प्लेयर जैसे ही उस बॉल को दूसरे डायरेक्शन में किक किया, तो जहां पे वो किक कर रहा है वहां पे इसका क्या मतलब हो रहा है कि वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, बॉल हमारा फुटबॉल तो इधर जा रहा था, बट क्या हुआ, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से फुटबॉल हमारा इस डायरेक्शन में चला गया। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फोर्स के वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक, अगर आप क्रिकेट में देखें, ठीक, बॉलर क्या करता है, बॉलिंग करता है, बॉल क्या होता है, सामने से आता है दूसरे प्लेयर के पास। ठीक, दूसरा प्लेयर क्या करता है, उस बॉल बैट से उस बॉल को हिट करता है। ठीक, जो बॉल हमारा स्ट्रेट आ रहा था, लेकिन जैसे ही सेकंड प्लेयर बैट से क्या कर रहा है, बॉल को हिट कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक, बॉल और बैट जब एक दूसरे से स्ट्राइक कर रहे हैं या हिट कर रहे हैं, वहां पे भी क्या हो रहा है, एक टाइप का फोर्स लग रहा है। अब वहां पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फोर्स लगाने की वजह से बॉल का डायरेक्शन फिर से चेंज हो गया। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग को पहले से ही पता है कि फोर्स लगा के हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके पास बहुत है, बट कॉमन एग्जाम्पल क्या है, एक क्रिकेट प्लेयर को ले लीजिए और एक फुटबॉल प्लेयर को ले लीजिए। ठीक, फोर्थ है, फोर्स कैन change the speed of body, speed of body। ठीक, क्या हो रहा है, फोर्स की वजह से हम किसी भी बॉडी का स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, अगर हमारा एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एक बॉल लीजिए और उसको क्या करिए, जमीन पे फ्लोर पे आप क्या करिए, इसको रोल कर दीजिए। ठीक, अगर आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद वो बॉल रोल होते 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 रुक जा रहा है। ठीक, क्यों रुक रहा है, उसके ऊपर कोई हम लोग फोर्स तो लगा नहीं रहे, फिर भी वो बॉल क्यों रुक जा रहा है, जस्ट बिकॉज वो बॉल क्या है, हमारे अर्थ के या हमारे फ्लोर के कांटेक्ट में,
और जहां पे बॉल और फ्लोर एक दूसरे से कांटेक्ट में है, वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, बट जो हमारा जमीन है उससे जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या किया? मूव करते 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 रुक गया। ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हम जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी एक टाइप का फोर्स है। ठीक, तो फोर्स के वजह से ही क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है? स्पीड भी चेंज हो रहा है। ठीक, अगर हम क्या कर रहे हैं? एक कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक, और हम क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट कर रहे हैं या फिर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों कंडीशन में भी हम क्या कर रहे हैं? एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स के वजह से ही हमारा क्या हो रहा है? जो हमारा कार है उसका स्पीड या तो ज्यादा हो रहा है या तो कम हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? फोर्स लगाने की वजह से हमारा स्पीड चेंज हो रहा है। ठीक, तो इस फोर्स की वजह से क्या क्या होता है? हम किसी रुकी हुई ऑब्जेक्ट किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। दूसरा, किसी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नली फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का हम फोर्स अप्लाई करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लास्ट, हम क्या कर सकते हैं? फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। Force can can change shape and size of object. ठीक, फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं? शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक, जैसे अभी हम लोग जब फोर्स का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रेचिंग। उसमें हम लोग क्या देखे कि अगर हम एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक, एक रबर बैंड को क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच करने की वजह से वो क्या हो रहा है? उसका शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है। ठीक, या फिर आप बहुत कॉमन क्या है? आप किसी भी ज्वेलरी मेकर को देखिए, किसी भी गोल्ड स्मिथ को देखिए, वो क्या करता है? गोल्ड को कंटिन्यू हैमर से डिफरेंट डिफरेंट शेप देता है। ठीक, जो हैमर से वो क्या कर रहा है? उसको बीट कर रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो क्या हो रहा है? जहां जैसे ही वो हैमर से गोल्ड पे या सिल्वर पे क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसका शेप और साइज चेंज होने लगता है। ठीक है, या फिर आप लोग बलून देख लीजिए। ठीक, बलून, अगर आप बलून को फोर्स के थ्रू आप उसका फोर्स लगा के उसका शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आया फोर्स क्या होता है, फोर्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, और फोर्स की वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, फोर्स देखिए कितना पावरफुल है, वो ये 5 चीजें कर सकता है। ठीक, किसी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, मूव करती हुई ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड डायरेक्शन चेंज कर सकता है, इनफैक्ट शेप और साइज तक चेंज कर सकता है ये फोर्स। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। होप दैट चीजें क्लियर हो रही होंगी, अच्छे से समझ में आ रही होंगी। हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। अब देखिए, हम कब कहेंगे कि फोर्स हमारा बैलेंस है और हम कब कहेंगे फोर्स हमारा बैलेंस नहीं है। ठीक, ये दोनों बेसिकली क्या है? फोर्स के टाइप है। ठीक, ये क्या है? हमारे टाइप ऑफ फोर्स है, टाइप ऑफ फोर्स।
अभी जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक, वो उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा ये कौन बताएगा कि हम किस टाइप का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं, किस टाइप का फोर्स लगा रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं या अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं। अब पहले चलिए समझते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स से हम इसको क्या करेंगे, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, ठीक, इन अ डिफरेंशिएटिव मैनर। एक साइड रहेगा हमारा बैलेंस्ड फोर्स और इस साइड रहेगा हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। When equal and opposite, when equal and opposite, when equal and opposite force applied on an object is called balanced force, ठीक। बैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन क्या है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर क्या करें, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक, इस बॉक्स को हमें मूव कराना है, या फिर ये एक बॉक्स है, हम इस बॉक्स के इस साइड से क्या करेंगे, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। क्या ये बैलेंस फोर्स है, नहीं। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक। अगर हम इस बॉक्स के ऊपर इधर की तरफ से 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो दूसरे तरफ से भी अगर हम 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तब जाके हम यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक। तब जाके क्या कहेंगे, इसको बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या होता है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक, इस बॉक्स को हम चाहते हैं हम इसको इस रूम से उठा के दूसरे रूम में शिफ्ट कर दें, हम एक साइड से उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का। सेम कोई दूसरा पर्सन है और वो नहीं चाहता कि इस बॉक्स को हम यहाँ से मूव करें, ठीक, या इस बॉक्स को हम यहाँ से ले जाएं, वो क्या करेगा, हमको रोकने के लिए वो दूसरे साइड से क्या करेगा, 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। एटलीस्ट क्या करेगा, वो 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा ताकि उस बॉक्स को हम मूव ना कर पाए, ठीक। तो ये क्या होगा, हमारा बैलेंस्ड फोर्स, ठीक। एक पर्सन ए है और एक पर्सन ये बी है, इस बॉक्स के ऊपर ए इधर के साइड से 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और बी दूसरे साइड से 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि इस बॉक्स पे हमारा नेट कितना फोर्स लग रहा है, ठीक, फाइनल कितना फोर्स लग रहा है हमारा, या फिर नेट कितना फोर्स लग रहा है इस बॉक्स पे हमारा, नेट फोर्स। अब देखिए फोर्स हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब कि फोर्स के ऊपर डायरेक्शन का, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी इक्वल इफेक्ट पड़ता है। अब मोशन चैप्टर में हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या या किसको कहते हैं, ऐसे क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अगर हम देखें तो इस पे नेट फोर्स लगाने के लिए, नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर के साइड से हमारा क्या कर रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक, क्या हो रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बट वेक्टर के वजह से यहाँ पे क्या है, हमारा अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स को हम ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो दूसरा फोर्स है वो क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से यहाँ पे क्या करेंगे हम,
इसको माइनस का साइन लगाएंगे। क्या करेंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, एक ऑब्जेक्ट इधर है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एक उसी डायरेक्शन में दूसरा पर्सन भी आके 15 न्यूटन का क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। इस कंडीशन में इस बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? अब देखिए, दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स, दोनों फोर्स क्या है? सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 35 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 35 न्यूटन। ठीक। या फिर आप एक और कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स है, दो पर्सन, एक 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और एक 15 न्यूटन। थर्ड पर्सन इस बॉक्स को रोकने के लिए 25 न्यूटन का फोर्स लगाए। अगर इस कंडीशन में हम आपसे पूछें कि इस बॉक्स के ऊपर नेट कितना फोर्स लग रहा होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए 15 प्लस 20 हो जाएगा। बट ये वाला जो हमारा फोर्स है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? -25। क्या लिखेंगे? -25। ठीक। अब समझ में आया कि नेट फोर्स कैसे निकालते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में है तो फोर्सेस ऐड हो जाएंगी, या अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्सेस क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अगर हमें क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे? 20 - 20, हमारा नेट फोर्स क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। तो यहाँ पे हमको 2 पॉइंट समझना क्या जरूरी है बैलेंस फोर्स के लिए, कि जो बैलेंस फोर्स है, हम उसको बैलेंस कब कहेंगे? जब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। और दूसरा मेन पॉइंट क्या है? अगर फोर्स बैलेंस्ड है, ठीक, तो क्या होगा? हमेशा नेट फोर्स क्या होगा? 0 ही आएगा। क्या होगा? नेट फोर्स हमेशा 0 ही आएगा। ठीक। क्यों? क्योंकि इधर के साइड जितना लग रहा है, दूसरे साइड से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, तो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और हमें क्या मिल जाएगा? 0। ठीक। अब अनबैलेंस फोर्स देखते हैं हम लोग कि अनबैलेंस फोर्स किसको कहते हैं। when the net force on an object is not zero, not zero, is called unbalanced force। ठीक। अगर कोई ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है या हमारा कोई भी बॉडी है, अगर उस पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, ठीक, नेट फोर्स अगर 0 नहीं हुआ, उस कंडीशन में वो कौन से टाइप का फोर्स कहलाएगा? हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। कौन सा टाइप का फोर्स कहलाएगा? हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि यहाँ पे क्या है, दो सेम क्या लग रहे हैं? सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा नेट फोर्स 0 आ गया। नेट फोर्स 0 है, मतलब ये कौन से टाइप का फोर्स है? हमारा बैलेंस फोर्स। लेकिन अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा? नेट फोर्स हमारा 0 नहीं होगा। कोई भी कंडीशन हो सकता है। ठीक। कंडीशन ए, यहाँ पे क्या हो रहा है? हम इसको इधर के साइड से 15 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं, तो क्या यहाँ पे नेट दूसरे तरफ से कोई रोकने वाला नहीं है, कोई दूसरा फोर्स रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? 15 न्यूटन का। क्या ये 0 है फोर्स? नहीं। अगर ये फोर्स हमारा 0 नहीं है, तो ये कौन से टाइप का हमारा फोर्स कहलाएगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक। या कंडीशन बी देख लीजिए। यहाँ पे क्या करें हम? एक ऑब्जेक्ट है, इसकी तरफ हम 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और इधर की तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक। तो इस कंडीशन में इस बॉक्स के ऊपर हमारा नेट फोर्स कितना आने वाला है? चलिए देखते हैं। नेट फोर्स 15 - 10,
10 क्यों माइनस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो माइनस करने के बाद हमें कितना मिला? 5 न्यूटन। क्या ये नेट फोर्स हमारा 0 है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कि ये हमारा कौन से टाइप का फोर्स होगा? हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। होता है हमारा टग ऑफ वॉर, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक रस्सी होता है, कुछ लोग एक साइड से उस रस्सी को खींच रहे होते हैं और दूसरे साइड से कुछ और लोग रस्सी को खींच रहे होते हैं, और वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो रस्सी पूरी बैलेंस में रहे। ठीक, तो दोनों तरफ क्या लग रहा है? फोर्स तो लग रहा है। ठीक, और अगर रस्सी मूव नहीं हो रही है, ठीक, तो वहां पे क्या हो रहा है? कौन से टाइप का फोर्स लग रहा है? हमारा बैलेंस्ड फोर्स। क्यों? क्योंकि एक पर्सन, एक ग्रुप जितने फोर्स से रस्सी को इस साइड खींच रहा है, सेम दूसरा जो ग्रुप है रस्सी को उतने ही फोर्स से वो दूसरे साइड खींच रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है? एक बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक, इस गेम में लास्ट में क्या होता है? कोई एक जीत जाता है। ठीक, तो जीतता वो कौन से कंडीशन पे है? जब वहां पे फोर्स जैसे ही अनबैलेंस होगा, उस कंडीशन में ये गेम क्या होता है? लोग जीत जाते हैं या ये गेम एंड हो जाता है। ठीक, तो जैसे ही टग ऑफ वॉर में क्या होता है? कोई एक ग्रुप जीत गया। ठीक, तो जीतने के लिए क्या कंडीशन है कि जो फोर्स लगनी चाहिए वो कौन सी फोर्स होनी चाहिए? हमारी अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, कौन सी फोर्स होनी चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, अब बेसिक चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए बैलेंस फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है। बैलेंस्ड फोर्स में अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? नेट फोर्स कितना आ रहा है हमारा? 0। कितना आ रहा है हमारा? 0। तो यहाँ पे ना तो हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर फोर्स कैन नॉट स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। हम लोग अभी जितने भी इफेक्ट ऑफ फोर्सेस पढ़े हैं बैलेंस फोर्स की वजह से, अगर देखिए आप ही प्रैक्टिकल सोचिए, अगर फोर्स हमारा क्या है? बैलेंस। ठीक, फोर्स बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स 0 है। जब तक फोर्स हमारा 0 है तब तक ना तो हम क्या करेंगे, जो रुकी हुई बॉडी है उसको फोर्स लगा के मूव भी नहीं कर सकते। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या था? एक बॉक्स था, एक पर्सन 20 न्यूटन से उसको लेफ्ट साइड में पुश कर रहा था और सेकंड पर्सन क्या कर रहा था? 20 न्यूटन से राइट साइड पुश कर रहा था। लेकिन फोर्स अप्लाई होने के बाद भी जो हमारा नेट फोर्स है 0 है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो बॉक्स मूव नहीं करेगा। ठीक, तो बैलेंस फोर्स का अगर कहीं भी अगर बैलेंस फोर्स है तो जो अगर रुका हुआ ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा। ठीक, या मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट है आप उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लगा के आप उसको रोक भी नहीं सकते। ठीक, बैलेंस फोर्स लगा के आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी नहीं सकते, ना ही आप किसी ऑब्जेक्ट का बैलेंस फोर्स लगा के ना आप और किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ना किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर सकते हो। तो बैलेंस फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं? बैलेंस फोर्स लगा के force can change only shape and size, shape and size of object। ठीक, बैलेंस फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं? किसी बॉडी को ना रोक सकते हैं, ना मूव करा सकते हैं, ना उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ना स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो बैलेंस फोर्स लगा के हम कर क्या सकते हैं? तो बैलेंस फोर्स लगा के हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। एक रबर बैंड है, आप इसको इस सेम फोर्स से दोनों साइड से स्ट्रेच करिए, क्या होगा? उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है। ठीक, तो बैलेंस फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं।
लेकिन अनबैलेंस फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं? ठीक, अभी जो हम लोग 5 इफेक्ट पढ़े हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट, वो सारी चीजें हम अनबैलेंस फोर्स लगा के ही कर सकते हैं। अनबैलेंस फोर्स सारी चीजें कर सकता है, वो रुकी हुई बॉडी को मूव करा सकता है, मूव करती हुई बॉडी को रोक सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकता है, शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। यहाँ पे हमारा फोर्स वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या देखेंगे, लॉज ऑफ मोशन। जो हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और आप लोग बहुत सारी चीजें इससे रिलेट कर पाएंगे। मोशन वाले चैप्टर में पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां पे हमें कितने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने थे? 3। सेम उसी तरह लॉज ऑफ मोशन भी हमारे पास कितने हैं? 3। और ये किसने दिया है? जो 3 लॉज ऑफ मोशन है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है न्यूटन, और इनका नाम डैम श्योर आप लोग ने पहले भी बहुत बार सुन चुका है। ठीक, तो जो हमारा फर्स्ट लॉ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ होगा उसको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जो थर्ड लॉ होगा उसको हम क्या कहेंगे? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ये इतना इंटरेस्टिंग है, ये जो तीनों मोशन के कॉन्सेप्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आप लोग अपने डेली लाइफ में हर जगह एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, लेकिन अब आपको पता चलेगा अच्छा ये इस वजह से होता है, अच्छा यहाँ पे ये वाला लॉ ऑफ मोशन लगता है। तो देखिए, आप लोग में से बहुत लोग बस से ट्रैवल किए होंगे, कार से ट्रैवल किए होंगे, या फिर स्कूटी, बाइक, किसी भी चीज से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक, तो क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या है, एक स्कूटी से आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक? तो अगर आप स्कूटी पे पीछे बैठे हैं, तो जो सामने आगे जो पर्सन बैठा है वो जैसे ही स्कूटी स्टार्ट करता है तो आप क्या होते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ टिल्ट हो जाते हैं। होता है ना, जैसे स्कूटी हम स्टार्ट किए तो आप थोड़ा सा पीछे की तरफ टिल्ट हो जाते हैं। या फिर हम क्या कर रहे हैं, स्कूटी चलाते चलाते सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिए, ब्रेक अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, आप आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है कि आप जो पीछे की तरफ बेंड हो रहे हैं या आगे की तरफ बेंड हो रहे हैं, यहाँ पे हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये चीज आप लोग इस चीज से बहुत अवेयर होंगे, बट पता अभी चल रहा है कि अच्छा यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी स्कूटी पे, कार पे, में, बस में कहीं भी ट्रैवल करेंगे और जैसे ही ब्रेक लगेगा या फिर क्या होगा, स्टार्ट होगी गाड़ी, तो आपको एक चीज हमेशा क्लिक करेगा, अच्छा यहाँ पे ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, चलिए समझते हैं। it states that it it states that a body will at rest remains at rest remains at rest or a body in motion will remains in motion will remains in motion in motion with uniform speed with uniform speed
in straight line, in straight line, until and unless, until external force, until external force will applied, will applied. तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा हमें क्या बताता है कि अगर कोई बॉडी है, अगर वो रेस्ट पे है, तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें. ठीक, जब तक हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी. ठीक है, अगर सामने टेबल पे अगर हमारे बुक है, तो ये बुक रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक हम उस बुक के ऊपर कोई फोर्स ना अप्लाई करें. ठीक, सेम उसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक, तो वो बॉडी मोशन करती ही रहेगी. कैसा मोशन करेगी? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ. ठीक, अगर हम इस पेन को क्या करें, रोल कर दिए, ठीक, रोल कर दिए 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मोशन करती ही रहेगी. ठीक, कब तक करेगी? जब तक कि हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको रोक ना लें. ठीक, जब तक हम इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको नहीं रोकेंगे, तब तक ये क्या करेगी, अपना मोशन करती रहेगी. अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग के मन में डाउट होगा कि क्या होता है अगर हम बॉल रोल कर दिए या कोई भी चीज मूव कर रही है, तो करते करते कुछ टाइम बाद वो रुक जाती है. ठीक, तो वो क्यों रुक जाती है? उसको तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मोशन करते ही रहना चाहिए, तो वो रुक क्यों जाती है? तो देखिए, हम क्या बोले हैं, यहाँ पे एक चीज मेंशन है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब तक अप्लाई नहीं होगा, तब तक वो चीज एज इट इज मोशन करती रहेगी. अब देखिए यहाँ पे अगर हम बॉल को रोल किए हैं या पेन को रोल किए, तो यहाँ पे दो चीजें लग रही है, दो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं. पहला तो वो जमीन पे जब रोल कर रही है ग्राउंड पे, तो वहां पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है. ठीक, बॉल और हमारे ग्राउंड के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन. अब ये फ्रिक्शन भी क्या है, फोर्स है. ठीक, अगर फ्रिक्शन को हम हटा दें तो ये बॉल हमेशा रोल करती रहेगी. और सेकंड क्या है हमारा, जो एयर है, एयर में भी रेजिस्टेंस होता है, एयर रेजिस्टेंस. एयर, हवा भी क्या करता है, उसके मोशन को रोकने की कोशिश करता है. तो इन्हीं दो फोर्सेस की वजह से अगर हम बॉल को रोल करते हैं तो कुछ टाइम बाद जाके वो रुक जाता है. अगर हम इसको एक ऐसे कंडीशन में ले जाएं कि जहाँ पे फ्रिक्शन भी ना हो और एयर में रेजिस्टेंस भी ना हो, और अगर हम एक बॉल को क्या कर दें, रोल करके छोड़ दी, तो वो सेम डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड से रोल करती रहेगी जब तक हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोक ना लें. ठीक, समझ में आया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? जो बॉडी जैसे है वैसे ही रहना पसंद करती है, अगर वो रुकी हुई है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी. ठीक, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें. ठीक, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन करती ही रहेगी जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोक ना लें. यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एज अ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो बॉल कुछ टाइम बाद रुक जाता है. ठीक, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो समझ में आ गया, लेकिन जहां कहीं भी हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, वहां पे इनर्शिया भी आता है. अब ये इनर्शिया क्या होता है, चलिए समझते हैं. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया एक प्रॉपर्टी, इनर्शिया, इनर्शिया. अब इनर्शिया क्या है, चलिए समझते हैं. इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की. इट इज अ प्रॉपर्टी, इट
is a property of body which resist the change in state of body, change in state of body। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बॉडी को रेजिस्ट करती है अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। मतलब कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उस बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है? इनर्शिया। उसके ना उस बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका नाम हम क्या बोल रहे हैं? इनर्शिया, जो रोकती है उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। मतलब कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे, स्कूटी वाला एग्जाम्पल लिए थे। तो इस स्कूटी में हम क्या देख रहे थे कि आप क्या हो रहा है, जैसे स्कूटी स्टार्ट हो रहा है तो आप पीछे की तरफ थोड़ा सा बेंड हो रहे हैं, टिल्ट हो रहे हैं। तो क्यों टिल्ट हो रहे हैं? तो देखिए, जब स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई थी उस टाइम पे क्या था? आपकी बॉडी रेस्ट पे थी। ठीक, जब स्कूटी स्टार्ट नहीं है उस टाइम आपकी बॉडी क्या थी? रेस्ट पे थी। ठीक, तो आपके बॉडी के अंदर भी ये प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कह रहे हैं? इनर्शिया। वो पूरी कोशिश करेगी कि आप रेस्ट पे रहो। ठीक, इनर्शिया आपकी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि स्टेट को चेंज करने से रोकती है, रेजिस्ट करती है। ठीक, तो जैसे ही स्कूटी स्टार्ट हुआ, स्कूटी स्टार्ट होने से पहले आप रेस्ट पे थे। ठीक, कहा कैसे थे? रेस्ट पे थे। अब जैसे ही स्कूटी स्टार्ट हुई तो आपकी बॉडी बोलेगी मेरे अंदर तो इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी है, हम तो नहीं बदलेंगे, हम रेस्ट पे थे तो रेस्ट पे ही रहेंगे। तो क्या होता है कि जब स्कूटी आप ऐसे बैठे हो, ठीक, आप ऐसे बैठे हो, स्कूटी आगे जा रही है और आपका बॉडी बोल रहा है हम तो पीछे ही रहेंगे, हम मोशन नहीं करेंगे। ठीक, हम मोशन नहीं करेंगे। तो इस वजह से आप ये थोड़ा सा पीछे की तरफ आप बेंड होते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है मोशन को। सिमिलरली जब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो? ड्राइव कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, ब्रेक लगा। ठीक, तो आपकी बॉडी क्या सोचेगी? अब हम मोशन कर रहे हैं तो हम मोशन करते रहेंगे, हम नहीं रुकेंगे। तो जैसे ही स्कूटी पे ब्रेक लगता है तो हम क्या होता है? आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं। आगे की तरफ क्यों बेंड होते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की जो इनर्शियल प्रॉपर्टी वो क्या सोच रही है कि हमें अभी मोशन करना है, हम नहीं रुकेंगे। ठीक, तो अब समझ में आया कि हम लोग आगे और पीछे क्यों बेंड होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की कि जो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने से रोकती है। ठीक, हमारा इनर्शिया जो है वो 3 टाइप का है। ठीक, इनर्शिया हमारे पास 3 टाइप है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है, क्या इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। इनर्शिया क्या है? एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जो कि स्टेट चेंज करने से रोकती है। और हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अगर हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बता रहा था? अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन कर रही है तो मोशन करती रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक, तो इनर्शिया लॉज ऑफ मोशन का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो इनर्शिया है हमारा 3 टाइप का होता है। इनर्शिया एट रेस्ट, दूसरा क्या होता है हमारा? इनर्शिया एट मोशन, और जो तीसरा होता है हमारा वो क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए, ये तीनों तो टाइप है किसके? इनर्शिया के। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उस टाइम पे उसकी जो इनर्शिया है वो हम क्या कहेंगे? इनर्शिया एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है उस टाइम पे हम क्या कहेंगे? उसमें कौन सी इनर्शिया फंक्शनल है? इनर्शिया एट मोशन। और ये डायरेक्शन है, जब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे
तो वो क्या हो गई, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मास के। ठीक, मतलब कि जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का या बॉडी का, उतना ज्यादा उसके अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टी होगी। ठीक, जितना बड़ा बॉडी का मास होगा उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। ठीक, अगर हम आपसे बोले कि आपको क्या करना है, 2 kg का एक बॉक्स आपको उसको मूव करना है और एक 5 kg का बॉक्स है आपको उसको मूव करना है, तो बॉक्स ये है हमारा 2 kg का बॉक्स और ये है हमारा 5 kg का बॉक्स। तो इन दोनों में से अगर हम आपसे पूछें कि किसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसके पास इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कौन से बॉक्स के पास ज्यादा इनर्शिया होगा, जिसका वेट ज्यादा है, यानी 5 kg बॉक्स पे। अगर हम आपसे बोल रहे हैं आपको ये दोनों बॉक्स 1 by 1 एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करना है, तो अगर हम आपसे इस टाइम पे पूछें कि कौन से बॉक्स को उठा के आपको दूसरे रूम में शिफ्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम हुआ या ज्यादा एफर्ट लगा, तो आप क्या कहेंगे, जो हमारा 5 kg का बॉक्स है उसको एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करने में हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ा। क्यों क्यों क्योंकि उसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पार्किंग है, वहां पे हम क्या कर दिए, एक साइकिल पार्क कर दिए। ठीक, उसी के जस्ट बगल में क्या है, हमारा एक बाइक है। ठीक, अगर आपको क्या करना है, हम आपसे बोले कि आप ये बाइक और ये साइकिल को यहाँ से हटा दीजिए। ठीक, नो पार्किंग एरिया में एक साइकिल और एक बाइक खड़ा है। ठीक, तो हम आपसे अगर पूछे कि कौन ज्यादा इजीली आप हटा पाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, सिंपली एक साइकिल को हम इजीली एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि एज कंपेयर टू बाइक जो हमारा साइकिल है उसका मास कम है। ठीक, मास कम है इसका मतलब इनर्शिया भी कम होगा, इनर्शिया कम है तो हमें कम एफर्ट करके उसको शिफ्ट करना होगा। लेकिन सिमिलरली अगर बाइक को अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, तो साइकिल और बाइक के कंपैरिजन में बाइक का क्या है, मास ज्यादा है, तो बाइक का इनर्शिया ज्यादा होगा, इसलिए बाइक को शिफ्ट करने में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, समझ में आया इनर्शिया एट रेस्ट का। अब इनर्शिया एट मोशन, यहाँ पे क्या होता है, मास के साथ साथ वेलोसिटी भी आ जाती है। मास के साथ साथ इनर्शिया किस पे डिपेंड करने लगता है, हमारा वेलोसिटी पे भी डिपेंड करने लगता है। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है, अगर हमारा बॉडी ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन कर रहा है उस टाइम पे दो चीजें इनर्शिया को डिसाइड करेंगी। कौन कौन सी चीजें, मास और वेलोसिटी दोनों। ठीक, अब कैसे, अगर आप समझिए कि क्या है, इधर के साइड से एक कार आ रहा है। ठीक, और कार की स्पीड है फॉर एग्जाम्पल 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे खड़े हैं आप, और इधर के साइड से आ रहा है एक साइकिल, एक साइकिल, और ये आ रहा है आपका 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर ये आपको हिट करेगा तो कौन ज्यादा इंजरी कॉज करेगा। ठीक, तो कौन ज्यादा इंजरी करेगा, कार। क्यों, क्योंकि कार का मास भी ज्यादा है और वेलोसिटी भी तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा इंजरी कॉज करेगा। ठीक, समझ में आया कि इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। सेम यहाँ पे अगर हम क्या करें, कार को हटा के ट्रक लेते आए, क्या करें, कार को हटा के हम ट्रक लेते आए। ठीक, कार को हटा के क्या लेते हैं, ट्रक लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे तो ट्रक का जो मास होगा एज कंपेयर टू कार बहुत ज्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पे कौन ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट देगा, ट्रक। क्यों, क्योंकि उसका
मास ज्यादा हो गया है। ठीक, समझ में आया इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो कि स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज होने से रोकती है। ठीक, इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो चाहती है कि मेरी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट किस पे ज्यादा डिपेंड करता है? मास पे। जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। ठीक, उस चीज को मोशन में लाने के लिए आपको उतना ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास जो इनर्शिया उसको हम क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन। ये किस पे डिपेंड करता है? मास के साथ साथ वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक, जिसका जितना ज्यादा मास उसका जिसका जितना मास और वेलोसिटी होगा उसका उतना ज्यादा ही इनर्शिया होगा। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग चलिए कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। होप दैट आप लोग को बहुत ज्यादा जो आप लोग के मन में डर था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से वो थोड़ा ओवरकम हुआ होगा, और होप दैट आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। अब देखिए हम लोग इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ हम लोग देख सकते हैं। ठीक, पहला तो जो हम लोग देखे स्कूटी, कार, बस, कोई भी चीज आप ड्राइव कर रहे हो उसमें बैठे हो तो वो जैसे ही स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ टिल्ट होते हैं। ठीक, या फिर जैसे ही रुकती है हम आगे की तरफ बेंड होते हैं। तो ये भी क्या है? एप्लीकेशन है किसका? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हेन अ कार स्टार्ट मूविंग वी बेंड बैकवर्ड, और when car when car is stopped we move toward forward toward forward direction forward direction। ठीक, ये एप्लीकेशन तो मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छे से आ गया होगा। दूसरा, अगर आप लोग देखे होंगे कि अगर हम बस के ऊपर या फिर किसी भी किसी भी व्हीकल के ऊपर अगर हम कोई सामान रखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? उसको टाइटली बांध देते हैं। ठीक, रस्से से उसको बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, उस जो लगेज है उसमें भी क्या है? इनर्शिया प्रॉपर्टी है। ठीक, तो हम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारा जो लगेज है वो अगर हम कार के ऊपर रखते हैं या बस के ऊपर रखते हैं तो हम उसको क्यों टाइटली बांधते हैं? तो रीजन क्या है कि जो हमारा लगेज है उसके पास भी इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। जैसे ही हमारा बस या कार स्टार्ट हुआ, ठीक, वो क्या होगा? वो भी रेस्ट पे रहना चाहेगा, तो वो क्या होता है? लगेज पीछे की तरफ जाता है। ठीक, या फिर सडनली ब्रेक लग गया तो वो लगेज आगे की तरफ गिरने के चांसेस है। ठीक, तो वो हमारा जो लगेज है वो ना गिरे इसलिए हम उसको क्या करते हैं? उसको टाइटली बांधते हैं। ठीक, आप लोग देखे होंगे कि आप लोग को अगर कारपेट साफ करना होता है, ठीक, कारपेट साफ करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसको ऐसे झटकते हैं। ठीक, क्यों झटकते हैं उसको? क्योंकि देखिए जो कारपेट है उसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या है? उससे अटैच है। कारपेट हमारा रेस्ट पे है, डस्ट पार्टिकल भी हमारा रेस्ट पे है। ठीक, जैसे ही हम क्या करें? कारपेट को ऐसे झटकेंगे तो कारपेट तो हमारा मोशन कर रहा है, लेकिन जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल होगा वो क्या सोचेगा? हम तो रेस्ट पे हैं तो हम रेस्ट पे ही रहेंगे। ठीक, तो वो रेस्ट पे रहने की वजह से क्या होता है? कारपेट से अलग हो जाता है। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आप लोग अपने घर में जरूर देखे होंगे। ठीक, और क्या है? अगर आप लोग कपड़े धुलते हैं, ठीक, तो उसको सुखाते वक्त क्या करते हैं? उसको हल्के से झटकते हैं। तो हम उसको कपड़े को क्यों सुखाने से पहले क्यों झटकते हैं?
हमारा जो कपड़ा है उसके ऊपर क्या होता है, वाटर ऐसे अटैच रहता है, ठीक, कांटेक्ट में रहता है। वो दोनों रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। हम क्या किए, कपड़े को झटक दिए, ठीक, कपड़ा तो हमारा पीछे आ गया, लेकिन जो उसमें वाटर मॉलिक्यूल थे वो क्या सोचेंगे, हम तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहेंगे, ठीक। तो वहां से क्या होता है, हमारा कपड़ा और वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक। समझ में आया। एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक 5 रुपए का कॉइन, एक 10 रुपए का कॉइन, इन दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, जिस कॉइन का मास ज्यादा होगा उस कॉइन का इनर्शिया भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो 10 रुपीज का कॉइन है वो उसका मास ज्यादा होगा, तो इसलिए एज कंपेयर टू 5 रुपीज कॉइन, 10 रुपीज कॉइन के पास ज्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। समझ में आया। होप दैट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं हम लोग। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम लोग को एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, दैट इज मोमेंटम। दैट इज मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या होता है, ठीक। मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity, mass and velocity of object is called momentum. Of object is called momentum. ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमारा क्या बताता है हमें, मोमेंटम, ठीक। मोमेंटम क्या होता है, अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक। अब देखिए मोमेंटम क्या है, स्मॉल पी। मोमेंटम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। कैपिटल पी से हम लोग प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को हम लोग स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। मोमेंटम क्या होता है हमारा, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू m इंटू v। अभी भी ये समझ लीजिए, मोमेंटम और अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, ठीक। मास की यूनिट क्या होती है, केजी। वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की क्या यूनिट होगी, केजी मीटर पर सेकंड। क्या होगी मोमेंटम की यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड। या ये क्या है, हमारी यूनिट है, किसकी यूनिट है, मोमेंटम की यूनिट। मोमेंटम क्या होता है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास और अगर ये मोशन कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमें क्या बताता है, मोमेंटम, ठीक। समझ में आया। अगर आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो मोमेंटम है वो किसको बता रहा है, मास और वेलोसिटी को बता रहा है। अगर आप 2 मिनट पीछे फ्लैशबैक में जाएंगे तो हम वहां पे क्या पढ़ रहे थे, इनर्शिया। क्या पढ़ रहे थे, इनर्शिया ऑफ मोशन। वहां पे हम लोग ने क्या पढ़ा था, इनर्शिया ऑफ मोशन किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक। हम लोग अभी 2 मिनट पहले जब इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या देखे, जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पे। हमारा जो मोमेंटम है वो हमें क्या बताता है, प्रोडक्ट किसका किसका, मास और वेलोसिटी का। तो मोमेंटम होता क्या है, ठीक। मोमेंटम होता क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, ये तो ठीक है, लेकिन मोमेंटम करता क्या है, क्या काम है मोमेंटम का, चलिए समझते हैं। जो हमारा मोमेंटम का सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है,
It is the measure of power of moment, power of inertia. ठीक, मोमेंटम क्या बताता है? मोमेंटम मेजर करके बताता है कि हमारा इनर्शिया का कितना पावर है। ठीक, जैसे अभी हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम लोग दो एग्जाम्पल देख रहे थे कि एक है कार जो कि क्या है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, ठीक, और एक है हमारा साइकिल, और साइकिल किससे आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। ठीक, तो अगर हम आपसे बोले कि इन दोनों में किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक, तो इनर्शिया हम लोग कैसे पता करते हैं? थ्रू मोमेंटम। क्यों? क्योंकि इनर्शिया क्या था, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और जो मोमेंटम होता है वो क्या करता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो मोमेंटम हमें क्या मेजर करके बताता है कि हमारा इनर्शिया कितना पावरफुल है। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मोमेंटम अगर हम निकालने की कोशिश करें, ठीक, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा कार 100 केजी का, और ये है हमारा साइकिल 10 केजी का। अगर हम आपसे पूछें कि इन दोनों में किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप क्या करेंगे? हम तो भैया मोमेंटम पढ़े, मोमेंटम में क्या पढ़े थे, इनर्शिया, जो मोमेंटम होता है वो पावर ऑफ इनर्शिया हमें बताता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मोमेंटम निकाल लेंगे, P1 m इंटू वी कार के लिए। मास कितना है 100 केजी, वेलोसिटी कितना है 20, कितना आ जाएगा 2000 किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मतलब कार का हमारा कितना मोमेंटम हो रहा है 2000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम साइकिल का मोमेंटम निकाल लें, m इंटू वी, साइकिल का मास कितना 10 केजी, स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 100 मीटर, सॉरी 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ पे हम क्या किए, दोनों का अलग अलग क्या किए, मोमेंटम निकालनी। अब मोमेंटम हम निकाले तो हमें क्या दिख रहा है, जो कार है कार का मोमेंटम ज्यादा है, मतलब कि कार का अगर मोमेंटम ज्यादा है तो कार का इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ठीक, चीजें समझ में आई? मोमेंटम बहुत इजी चीज है। ठीक, मोमेंटम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का मास और उसके वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस बॉडी का क्या पता चल जाएगा, मोमेंटम। ठीक, क्या पता चल जाएगा, मोमेंटम। और मोमेंटम क्या करता है, वो हमें ये बताता है कि इस बॉडी के पास कितना इनर्शिया है या कितने पावर का इनर्शिया है। ठीक, जिसका जितना ज्यादा मोमेंटम उसके पास उतना ज्यादा इनर्शिया। ठीक, अगर यहाँ पे अगर आप बोले कि कार हमारा रुका हुआ है, कार हमारा रुका हुआ है, इस टाइम पे कितना मोमेंटम होगा या कितना इनर्शिया होगा, स्पीड क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे। ठीक, 0 करने से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है हमारा 0। ठीक, तो यहाँ पे कार का मोमेंटम कितना हो जाएगा 0, और इनर्शिया भी कितना हो जाएगा कार का हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया मोमेंटम क्या है? अब चलिए अब हम देखते हैं हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ाने से पहले मोमेंटम पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पे जो हम आगे पढ़ेंगे यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
It states that the rate of change of momentum is directly proportional directly proportional to the force applied. ठीक, हमसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बता रहा है कि अगर आपको क्या करना है, मोमेंटम के रेट को चेंज करना है, मोमेंटम के रेट को चेंज करना है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फोर्स अप्लाइड। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इसका मोमेंटम है हमारा 10 या 100 kg मीटर पर सेकेंड, और इसके मोमेंटम को हमें चेंज करना है। क्या करना है, मोमेंटम को चेंज करना है। तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, फोर्स अप्लाइड। मतलब कि हम इसके ऊपर जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा इसका या उतना जल्दी इसका क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। रेट ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होता है, मोमेंटम अपॉन टाइम। रेट का मतलब क्या होता है, मोमेंटम अपॉन टाइम। फिजिक्स में अगर कहीं पे भी आपको रेट मिल गया तो रेट का मतलब क्या होता है, टाइम से हम लोग लेते हैं। ठीक, कि अगर आपको क्या करना है, मोमेंटम के रेट को चेंज करना है, ठीक, तो आप कैसे चेंज करेंगे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फोर्स अप्लाइड। जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना जल्दी हमारा क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। ठीक, जैसे कि अगर हमारे पास सेम बॉल है, इसका भी मोमेंटम है 100 kg मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स और यहाँ पे हम लगा रहे हैं 20 न्यूटन का फोर्स। तो अगर हम पूछे कि इन दोनों कंडीशन में किसका मोमेंटम जल्दी चेंज होगा, ठीक, किसका मोमेंटम जल्दी चेंज होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, जिसके पास फोर्स ज्यादा है, जहां पे हम फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे उस कंडीशन में हमारा रेट ऑफ मोमेंटम जल्दी चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मोमेंटम को 200 kg मीटर पर सेकेंड करना है, ठीक, तो इन दोनों कंडीशन में जो 10 न्यूटन का अगर हम फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसको इस वैल्यू तक, इस मोमेंटम तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। बट जैसे ही हम फोर्स क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, फोर्स की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे इसके कंपेयर में तो चांसेस ज्यादा है ना कि इसके रेट ऑफ मोमेंटम ज्यादा चेंज हो जाए, जल्दी चेंज हो जाए। क्यों, क्योंकि इसके पास फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो ये लॉ ऑफ मोशन क्लियर हुआ। अगर हमें रेट ऑफ मोमेंटम चेंज करना है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स अप्लाइड के। ठीक, जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना जल्दी हमारा रेट ऑफ मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। हम यहाँ से इस लॉ ऑफ मोशन से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेरिवेशन आता है, चलिए देखते हैं। अब तक इस चैप्टर में कहीं भी हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, यहाँ पे ये आ रहा है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, सॉरी सेकंड फॉर्मूला। मोमेंटम में हम लोग P = mv पढ़ चुके हैं। अब सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या है, यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन
टाइम टेकन। अगर हम आपसे पूछें कि आप मोमेंटम किस पे डिपेंड होता है, मास और वेलोसिटी पे, ठीक, अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर हमको इसका मोमेंटम चेंज करना होगा तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? इस बॉडी का मास तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक, इस बॉडी का हम मास तो चेंज नहीं कर सकते, तो हम चेंज क्या करते हैं? इसकी वेलोसिटी को चेंज करते हैं, ठीक। मोमेंटम को चेंज करने के लिए हम क्या है, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी पे। हमको अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है तो मास तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम किसको चेंज करेंगे? उसके वेलोसिटी को चेंज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में टू द वर्ड क्वेश्चन आता है, स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड डिराइव द फॉर्मूला, ठीक। तो चलिए, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक। फाइनल मोमेंटम हमारा कितना होगा? मास तो सेम रहेगा, ठीक। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? m इंटू वी। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? m इंटू वी। फाइनल मोमेंटम में वेलोसिटी कितनी होगी? v माइनस मास तो सेम है, ठीक, मास तो सेम रहेगा, मास तो हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं? वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, उसको क्या लेंगे हम? u अपॉन t, ठीक है। इधर आते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या करेंगे? m हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। m क्या करेंगे? कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिल रहा है? v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक। अगर आपको याद होगा तो जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन, तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? v माइनस यू अपॉन टी, ये किसके बराबर होता है? एसिलरेशन, ठीक। एसिलरेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वो हमें क्या बताता था? एक्सिलरेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या ये सेम फॉर्मूला है? v माइनस यू अपॉन टी, ये दोनों बराबर हैं, तो क्या यहाँ पे हम m के जगह, सॉरी, v माइनस यू अपॉन टी के जगह a लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला क्या मिला? m इंटू ए, क्या मिला? m इंटू ए। हम यहाँ पे क्या लगा है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट k, ठीक। फॉर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये जो k है इसका वैल्यू क्या होता है? 1, ठीक। ये जो k है इसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो 1 इंटू एम ए हमारा कितना आ जाता है? एम ए, ठीक। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया? मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला हमें कहाँ से मिला है? न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक। डेरिवेशन कितना इजी था, हम लोग स्टेप वाइज एक एक देखे। चैप्टर का दूसरा फॉर्मूला मिल गया, दैट इज F इक्वल टू एम ए। पहला हमारा था मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और दूसरा हमें क्या मिला? F इक्वल टू एम ए। कि ये सारे इन सारे टॉपिक से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बहुत ढेर सारे आते हैं। ये आज जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसका वन शॉट जैसे ही कंप्लीट होगा, हम क्या करेंगे? इस चैप्टर का हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में अप्रोक्स 15 या 18 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आगे देखते हैं हम लोग क्या एप्लीकेशन देखेंगे कि हम लोग का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है,
ठीक, जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पता चला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ये बात तो हमें पता चल गया। अब एप्लीकेशन देखिए, आप लोग में से बहुत लोग क्रिकेट देखते होंगे। क्रिकेट में क्या होता है, अगर कोई फील्डर क्या करता है, बॉल कैच करता है तो वो अपने हैंड को पीछे की तरफ लेके जाता है, हाथ को क्या करता है, पीछे की तरफ लेके जाता है। क्यों लेके जाता है वो पीछे की तरफ? ठीक, क्यों? बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। किस वजह से? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। अब देखिए, अगर हम देखें तो वो बॉल है, वो बॉल का कुछ मास है और वो बॉल मोशन में आ रही, मतलब उस बॉल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। ठीक, मतलब कि उस बॉल का हम कुछ ना कुछ क्या है, मोमेंटम है। क्या है? बॉल के पास एक मोमेंटम है। ठीक, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। बॉल का कुछ मास होगा और एक वेलोसिटी से बॉल आ रही है हमारे पास। ठीक, अब देखिए बॉल का मोमेंटम है। अब मोमेंटम अगर हम यहां से देखें, हम यहां से देखेंगे तो जितना फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली टाइम की। मतलब जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना फोर्स कम लगेगा। ठीक, जितना टाइम ज्यादा लगेगा फोर्स उतना ही कम लगेगा। ठीक, अगर देखिए बॉल आया और क्या करे, फील्डर ऐसे कैच कर ले तो बॉल विद इन समझिए 0.1 सेकेंड में फील्ड, अगर वो डायरेक्टली ऐसे कैच कर लिया तो उसके हाथ में ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक, क्या होगा? ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा। लेकिन वही अगर क्या करे, फील्डर अपना हाथ पीछे की तरफ करे, ठीक, पीछे की तरफ करेगा तो बॉल को फील्डर के हाथ में पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम हाथ पीछे ले गए तो टाइम ड्यूरेशन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक, जैसे ही टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा मतलब फोर्स कम हो गया। ठीक, मतलब जो फील्डर के पास जो बॉल आएगी, अगर वो हाथ पीछे करके कैच करेगा तो उसके जो हैंड्स है उस पे कम फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक, समझ में आया? ठीक, पहला एप्लीकेशन क्या हो गया, जो फील्डर क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं टू कैच द बॉल, बिकॉज जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना फोर्स हमारा कम हो जाएगा। ठीक, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना फोर्स कम हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आप लोग देखे होंगे कि कराटे प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक टाइल रखा होता है और उसको हाथ से मार के तोड़ देते हैं। ठीक, तो वो कैसे कर पाते हैं? तो देखिए वहां पे भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज हो रहा है हमारा। ठीक, क्या यूज हो रहा है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वहां पे इतना हम जो टाइम ड्यूरेशन है, ठीक, वो एक झटके में मार के टाइल्स को तोड़ते हैं। ठीक, क्योंकि जब हम एक कराटे प्लेयर टाइल को हिट किया, ठीक, तो इतने झटके से उसको हिट करता है कि टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे ही टाइम ड्यूरेशन कम होगा फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, जब कराटे प्लेयर ज्यादा इंटेंसली क्या करेगा, टाइल को हिट करेगा, टाइम उतना कम लगेगा और फोर्स उतना बढ़ जाएगा। इस वजह से वो टाइल क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक, समझ में आया? इसी तरह हम लोग कार में बैठते टाइम क्या यूज करते हैं, सीट बेल्ट यूज करते हैं। ठीक, सीट बेल्ट यूज करते हैं। क्यों? अगर समझिए कार हमारा चल रहा है, अचानक से क्या हुआ, हम ब्रेक लगाए। ठीक, ब्रेक लगाने के वजह से हमारी बॉडी तो मोशन में, वो चाहेगी कि हम मोशन करें, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ बेंड होंगे। बट जो हमारा सीट बेल्ट है वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। कैसे? अगर सीट बेल्ट नहीं है तो आप तुरंत आके डैशबोर्ड से लड़ जाएंगे। ठीक, आपने समझिए सीट बेल्ट नहीं लगाया, ठीक, और सडनली हम स्पीड में कार चला रहे हैं और सडनली हम ब्रेक अप्लाई कर दिए तो आप डायरेक्टली आके डैशबोर्ड से लड़ गए।
लेकिन अगर हम सीट बेल्ट अप्लाई किए, मतलब सीट बेल्ट लगाए हों, उस टाइम पे अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं, तो जो सीट बेल्ट है वो क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को आगे आने में टाइम लगा रहा है, ठीक, आगे आने से रोक रहा है, ठीक, आगे आने से रोक रहा है मतलब कि टाइम ज्यादा लग रहा है। अब टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा, तो उस कंडीशन में हमें क्या होती है, इंजरी कम होती है, या फिर हम जब तक वो होता है हम अपने बॉडी को कंट्रोल या बैलेंस कर लेते हैं। समझ में आया एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन? फील्डर जब बॉल कैच करता है तब यूज हो रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं, सीट बेल्ट यूज कर रहे हैं तब यूज हो रहा है। एक कराटे प्लेयर है, वो टाइल को ब्रेक करने में भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज कर रहा है, ठीक, समझ में आया? अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत इजी है और सबसे इंटरेस्टिंग भी है। चलिए देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये हमें क्या बताता है, each action have equal and opposite reaction. Every action have equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, जितना भी एक्शन हम करते हैं उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता ही होता है, ठीक। अगर हम क्या करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करें, एक बॉल लें और बॉल को वॉल के ऊपर हिट करनी है, ठीक, बॉल को क्या कर रहे हैं, 10 न्यूटन के फोर्स से हम बॉल को वॉल के तरफ हिट करनी है, ठीक, तो क्या होता है, बॉल जाके चिपक जाता है? नहीं, वो सेम इंटेंसिटी से हमें वापस मिलता है। क्या होता है, सेम इंटेंसिटी से बॉल वॉल से टकराने के बाद हमें हमारे तरफ वापस आता है, ठीक। अगर हम किसी के ऊपर क्या करें, 10 फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स है, ठीक, क्या है, एक बॉक्स है। इस बॉक्स के ऊपर हम 10 न्यूटन का क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बॉक्स भी हमारे बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। अगर हम यहाँ पे F फोर्स लगाए हैं F1, तो ये जो बॉक्स है ये हम मेरे तरफ कितना फोर्स लगाएगा, F2, तो F1 किसके इक्वल है, F2 के ही इक्वल है। क्यों? क्योंकि वो सेम और अपोजिट फोर्स लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। अगर F1 10 है तो F2 कितना होगा, -10। क्यों? क्योंकि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, माइनस, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस का साइन लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, समझ में आया? थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमसे क्या कहता है, हम जितना भी एक्शन करते हैं उसका सेम इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता ही होता है, ठीक। आप लोग बोट देखे होंगे, ठीक, जो बोट चलती है आप उसमें क्या देखेंगे होंगे कि जो बोट चलाता है वो एक क्या करता है, रॉड से पानी को, वाटर कंटिन्यूअसली उसको क्या करता है, पीछे की तरफ ढकेलता है, पीछे की तरफ क्या करता है, पानी को क्या करता है, स्प्रेड करता है, ठीक, पीछे की तरफ पानी को ढकेलता है। तो पानी के ऊपर वो जितना फोर्स लगा रहा है उस रॉड के थ्रू, ठीक, वो सेम वाटर क्या करेगी, उतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगी। ये है हमारा बोट, ठीक, ये है हमारा बोटमैन। ये क्या कर रहा है, ये वाटर को पीछे की तरफ
रॉर के थ्रू पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, ठीक। सिमिलरली क्या करेगा, ये जो वाटर है, वाटर क्या है, ये रॉड से हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इधर की तरफ। अब ये वाटर क्या करेगा, वाटर इस बोट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन, हम पानी को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, पानी हमको सेम फोर्स से आगे की तरफ धक्का देगा, जिसके वजह से हमारा बोट क्या होगा, आगे की तरफ कंटिन्यू चलेगा, ठीक। अगर आपको क्या करना है, बोट को पीछे लेके जाना है, क्या करना है, बोट को पीछे की तरफ लेके जाना, आगे ना जाके हमें कहाँ जाना है, पीछे। तो हम रॉर के थ्रू वाटर को आगे की तरफ धक्का देंगे, ठीक। वाटर रॉर के थ्रू हम वाटर को क्या करेंगे, आगे की तरफ धक्का देंगे, जिसके वजह से वाटर इक्वल फोर्स लगाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन। हम वाटर को आगे धकेल रहे हैं, वाटर हमें क्या करेगा, पीछे की तरफ धक्का देगा, ठीक। तो इस इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक। हम जो वॉकिंग करते हैं, जब हम चलते हैं, ठीक, अगर आप खड़े होके आप धीरे धीरे इसको देखेंगे, हम क्या करते हैं, अपने पैर के से हम अपने ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, ठीक। क्या करते हैं, पीछे की तरफ उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसके वजह से वो क्या करता है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है। क्या करता है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है, जिसके वजह से हम आगे की तरफ मूव कर पाते हैं, ठीक। हम क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव कर पाते हैं, ठीक। अगर आप कभी देखिए या फिर खड़े होके देखेंगे, जब आप आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो आप अपने पैर से जमीन को पीछे की तरफ धक्का दे रहे होते हैं। तो सेम इक्वल और अपोजिट फोर्स ग्राउंड आपके ऊपर लगाता है, ठीक। आप पीछे की तरफ धक्का दे रहे हो, तो ग्राउंड आपको अपोजिट डायरेक्शन में, यानी आगे की तरफ आपको धक्का देगा, ठीक, जिसके वजह से हम वॉक कर पाते हैं, ठीक। और क्या है, स्विमिंग, लोग स्विमिंग करते हैं, ठीक। स्विमिंग करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, पानी को आगे से पीछे की तरफ क्या करते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं कि पानी पीछे जाए, ठीक। हम जितने इंटेंसिटी से वाटर को पीछे भेजते हैं, उतने ही इंटेंसिटी से वाटर हमारे तरफ अपोजिट डायरेक्शन यानी आगे की तरफ उतना ही फोर्स लगाता है। जब हमारा क्या होता है, रॉकेट लॉन्च होता है, ठीक। रॉकेट लॉन्च कैसे होता है, इसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है, ठीक। जो हमारा रॉकेट होता है वो हमारे ग्राउंड के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है, उतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स ग्राउंड रॉकेट के ऊपर लगाता है, ठीक। रॉकेट जमीन के को नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, ठीक। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स कौन लगाएगा, ग्राउंड, ठीक। ग्राउंड इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा के क्या करेगा, रॉकेट को ऊपर की तरफ धक्का देगा, ठीक, जिसकी वजह से रॉकेट हमारा लॉन्च होता है, ठीक। समझ में आया ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। होप दैट आप लोग के मन में जो डर रहा होगा फिजिक्स को लेके, इस चैप्टर को लेके, वो दूर हो गया होगा, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, फोर्स पढ़े हैं, टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़े हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, मोमेंटम पढ़े हैं, जो हमारे तीनों लॉ ऑफ मोशन है उसको पढ़े हैं, ठीक है। आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं। होप दैट आप लोग को आज का वीडियो, आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और अब तक आप लोगों में से जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करिएगा।